अंतःस्रवी ग्रंथ जो है, अंतःस्रवी ग्रंथि बोलिए, अंतःस्रवी तंत्र की बात करेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। और मैंने #4 अब चल रहे हैं, #3 तक हो चुका है। पहला तो मैंने पढ़ाया पाचन तंत्र, दूसरा कंकाल, तीसरा उत्सर्जन तंत्र, अब चौथा हमारा हैशटैग जो है ये हमारा अंतःस्रवी तंत्र है। इसमें हम पढ़ेंगे पिनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए क्लियर करते हैं, कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो देखिए ग्रंथि की बात करेंगे, ग्रंथि कहते किसको हैं, ग्रंथि होता क्या है, ग्लैंड जिसे बोलते हैं। वो पिनियल ग्रंथि जो होते हैं, आप पढ़ेंगे पिनियल ग्रंथि के बारे में तो आगे ग्रंथि के बारे में जानिए। तो ग्रंथि जो है शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो पदार्थों का उत्पादन करता है। किसका करता है, पदार्थों का उत्पादन करता है, क्या करती है, जो शरीर को, मतलब जो जो मतलब कि यहाँ पे जो लिखना चाहिए था और लिख दिया है, और भी बोल सकते हैं कि शरीर में इन्हें विशिष्ट कार्य करने में मदद करती है। मतलब विशिष्ट कार्य कहिए या बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने में भूमिका निभाती है, याद रखिएगा ग्रंथि, उसी को हम कहते हैं ग्लैंड। ग्लैंड जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ग्रंथियां जो होती है 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रवी, अंतःस्रवी मतलब अंदर, और बाह्यस्रवी मतलब बाहर की ओर। एक और होते हैं जो कि आपको मैं नीचे बताऊंगा, मिश्रित ग्रंथि जिसे बोलते हैं, मिक्स, जो कि अंत और बाह्य दोनों में। जैसे में एग्जांपल में ले लीजिए अग्नाशय, है ना, दोनों में काम आता है, पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं। चलिए तो अंत ग्रंथि के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इंड माने अंदर। तो मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण करने वाली ग्रंथियों को अंतःस्रवी ग्रंथि कहते हैं। तो मानव शरीर का जो है, मानव शरीर में अगर हार्मोन का निर्माण हो रहा है और उसी को हम अंतःस्रवी ग्रंथि कहते हैं। क्लियर हो गए। ये ग्रंथियां जो है, मतलब अंतःस्रवी ग्रंथियां जो है, बिना नालिका, मतलब बिना नलिका, कोई पाइप ओप नहीं रहेगा भाई, कि हार्मोन्स का रक्त में स्रव करती है। मतलब इसमें बिना पाइप का रक्त का स्रव करते रहती है, बाहर की ओर अंदर की ओर, मतलब प्रवाहित होता रहती है, याद रखिएगा, स्रव करती है। ये ग्रंथियां बिना नाली का, बिना पाइप का हार्मोन्स का स्रव करती है। और सुनिए, ये पूरे शरीर में रासायनिक संवेद, मतलब संदेश वाहक है, मतलब संदेश वाहक कहिए या उससे जुड़ा हुआ खबर पहुंचाने वाला कहिए। तो मेरे शरीर में रासायनिक संदेश वाहक के रूप में काम करता है अंतःस्रवी ग्रंथि। ठीक है। और ये ट्यूब रहित भी आप बोल सकते हैं, ट्यूब है ही नहीं, नाली है ही नहीं, उसकी संरचना ट्यूब रहित थैली नुमा संरचना होती है, जिससे स्रवित होती हार्मोन्स सीधे रक्त में मिश्रित हो जाती है, रक्त में मिल जाती है। यही है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आप बहुत सारे उदाहरण में देख लीजिए, याद रखिएगा। और जो बचा है ये देख लीजिए, जिनसे स्थानीय जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे रक्त में मिलते हैं, मिश्रित होते हैं, मिलते हैं, जो कि लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि उदाहरण के लिए ले लीजिए थायराइड ग्रंथि, उदाहरण है, ये अंतःस्रवी ग्रंथि का है, इंडोक्राइन, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड का है। थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, ये सब अंतःस्रवी ग्रंथि आता है। पूछ देता है अंतःस्रवी ग्रंथि में कौन कौन आते हैं जी, तो थायराइड ग्रंथि आते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि आएंगे, पिनियल ग्रंथि आएंगे। यहाँ पर थाइमस भी हमारा अंतःस्रवी ग्रंथि है। एड्रीनल, ये भी हमारा अंतःस्रवी ग्रंथि है। ठीक है, एड्रीनल। और वृषण की बात करते हैं, वृषण ऑप्शन में नहीं दिया, वृषण भी ये है, याद रखिएगा। अग्नाशय आपका अंतःस्रवी ग्रंथि में आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा है, पिट्यूटरी आपका आ जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बाह्यस्रवी ग्रंथि, उसकी बात करेंगे। ये सब जो है अंतःस्रवी में आएगा। आगे चलेंगे, बाह्यस्रवी ग्रंथि की बात करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे। आगे उदाहरण जान लेते हैं, लाल ग्रंथि, लेक्रिमल ग्रंथि, पसीना, स्तन ग्रंथि और वशन, ये सब जो है बाह्यस्रवी ग्रंथि में आते हैं। मतलब पसीना जो है ये भी ग्रंथि ही है, जो कि बाहर की ओर निकल जाता है। स्तन ग्रंथि, जो स्तन जो कि दूध निकलता है, ये भी बाह्य ग्रंथि में ही आता है। वशन भी ये भी आता है। लाल ग्रंथि भी ये हमारा वह, मतलब बाहरी स्रवी ग्रंथि होता है जी। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि नालिकाओं के माध्यम से रसों, मतलब एंजाइम का स्रव करते हैं। तो इसमें नालिका होता है बाह में, याद रखिएगा, और अंत में नहीं नालिका होता, पूरे शरीर में वो रहेगा, रक्त में मिलेगा। उदाहरण में लाल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, पसीना वाला ग्रंथि, स्तन ग्रंथि और वृषण। वृषण यहाँ पहुंचे, वृषण, ये भी हमारा जो है आता है। क्लियर हो गए। देखिए इसमें क्या किया गया है कि वृषण को रखा गया है
देखिए यहाँ पे वृषण को गलती कर दिया है, वृषण को रखा गया अंतःस्रवी में, ठीक है, वृषण को गायब कर दिया है। वृषण को रखा गया है इमेज के अनुसार थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, पिनियल ग्रंथि, थाइमस, एड्रिनल, वृषण, पिट्यूटरी, ये सब अंतःस्रवी में है। तो वृषण जो है आपका, ये वाला जो देख रहे हैं पिक्चर दिखा देते हैं, ये हमारा ये गलत दे दिया है, ये अंतःस्रवी में आएगा, बाह्यस्रवी में नहीं आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, लीवर जो आप देख रहे हैं यकृत, यकृत यहाँ पे देखिए गलत कर दिया है, यकृत को आ जाना चाहिए था किसमें, यकृत को आ जाना चाहिए था बाह्यस्रवी में, इसमें लीवर आएगा, ठीक है, बाह्यस्रवी में लीवर आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब वृषण इसमें चला आएगा, ये ध्यान रखना होगा। तो दो तीन चीज ध्यान रखना है कि मिल गया है, ठीक है, उदाहरण के रूप में ये प्रिंट जो है दिया है जिसमें मैं कर, लाल ग्रंथि तो आपका आएगा बाह्य में, ठीक है, बाह में लेक्रिमल भी ग्रंथि आएगा, पसीना वाला भी आएगा, स्तन ग्रंथि भी आएगा, और यहाँ तक जठर ग्रंथि का नाम सुनेंगे, जठर ग्रंथि भी आएगा, ठीक है, जठर ग्रंथि, लीवर, ये सब जो है बाह ग्रंथि है। लेकिन अंतःस्रवी में सुन लीजिए, अंतःस्रवी फिर से सुन लीजिए, ये आएगा, पैराथायराइड ग्रंथि आएगा, पिनियल ग्रंथि आएगा, थाइमस आएगा, एड्रिनल आएगा, अग्नाशय को हम हटा दीजिए, अग्नाशय दोनों में आ जाता है, तो अग्नाशय को भी साइड करिए, अंतःस्रवी ग्रंथि और बाह्यस्रवी ग्रंथि मतलब मिश्रित में आ जाता है, तो इसको हटा दीजिए अभी, ठीक है। अधिवृक्क को भी आप रख सकते हैं, अधिवृक्क को रख दीजिए, और पिट्यूटरी को रख सकते हैं, लीवर को नहीं रखिए, लीवर को रख दीजिए बाह्य ग्रंथि में, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप छाट सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में उदाहरण है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज, दोनों में आएंगे, अग्नाशय और दोनों में आएगा, मतलब अंतःस्रवी और बाह्यस्रवी दोनों काम करता है, इसलिए मिश्रित ग्रंथि में रखा गया अग्नाशय को। तो आप अंतःस्रवी में भी आ जाएगा तो भी टिक लगा देना है, बाह्यस्रवी में आएगा तो भी टिक लगा देना है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका काम है स्रव, स्रव जो होता है और हार्मोन दोनों का स्रव करता है, मतलब ये वसा का भी करेगा और हार्मोन का भी करेगा, ठीक है। और ये अग्नाशय जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, गायन बोलेंगे, ठीक है, ये दोनों करता है, बाहरी आंतरिक दोनों रूप में, तो इतना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्रव जो है एंजाइम के रूप में, एंजाइम कहिए और हार्मोन दोनों का काम करता है पैनक्रियाज, समझ गए, पैनक्रियाज बोलते हैं। हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स के बारे में चलिए पढ़ते हैं। अब हार्मोन्स की बात करें तो नोट कर लीजिए कि हार्मोन्स जो होते हैं बहुत कम मात्रा में भी कार्य करते हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है, प्रभाव बहुत अधिक होगा हार्मोन्स का, यही सबसे बड़ी बात है। अब चलिए ऐसी रासायनिक यौगिक, देखिए ये ऐसी रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रवी ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रवित किए जाते हैं, वो होते हैं हार्मोन्स कहलाते हैं, वो हार्मोन्स कहलाते हैं। तो ऐसे रासायनिक यौगिक जो अंतःस्रवी ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रवित किए जाते हैं उसे हार्मोन्स कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों का अभाव होता है, किसी भी तरह का पोषक पदार्थ का अभाव होगा, और यह जो है रासायनिक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है, संदेश वाहक के रूप में हम इसे कह सकते हैं कि कार्य कर सकता है, ये खबर पहुंचाने वाला कह सकता है। तो देखिए अंतःस्रवी में हार्मोन्सिन है दी, है ना, अंतःस्रवी में हार्मोन्सिन है, ठीक है। देखिए हार्मोन्स और एंजाइम दो ही काम ही करेगा इसमें, अब याद रखिएगा इसमें किसी भी प्रकार का जो पोषक तत्व होते हैं उसका तो अभाव होता है, ये हम पढ़ लिए। यह जो है कोशिकाओं के जो है रिसेप्टर्स के रूप में काम करता है, ठीक है, रिसीवर के रूप में काम करता है, याद रखिएगा, मतलब बाइंड होकर काम करेगा, पोषक तत्वों के अभाव होने के कारण रासायनिक संवेदक संदेश वाहक के रूप में भी कार्य करता है, आप ये भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अब इसकी खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज जो हुई थी हार्मोन्स की 1902 में हुई थी, कौन किया था, स्टार्लिंग ने किया था, E.H. स्टार्लिंग ने किया था, याद रखिएगा, द्वारा किया गया था। प्रथम खोजा गया हार्मोन्स जो है वो हार्मोन्स है सेक्रेटिन, सेक्रेटिन, सेक्रेटिन जो है वो प्रथम बार खोजा गया हार्मोन्स का नाम है, याद रखिएगा, बोलिएगा नहीं, आगे चलेंगे। अंतःस्रवी ग्रंथि में ही हम पढ़ेंगे पिनियल ग्रंथि, या आप शंकु ग्रंथि आप इसे बोल सकते हैं। पिनियल ग्रंथि सब हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, ये पिनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस सब आसपास पड़ोसी है, ये समझ गए, तो इसीलिए पढ़ेंगे। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, देख सकते हैं पिक्चर, पिनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क के बीच में स्थित होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
एक छोटा सा अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। यार क्या अंतःस्रावी ग्रंथि आता है पिनियल ग्रंथि, पढ़े एग्जाम्पल में, बोलिएगा मत। अब देखिए यह जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स जो है को बनाता है, मतलब अंधेरे का हार्मोन्स कहा जाता है इसी को, इसको पिनियल ग्रंथि को ही। मेलाटोनिन नामक हार्मोन्स निकालता है पिनियल ग्रंथि, और ये अंधेरे का हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि बनाता है और स्रवित करता है, मतलब स्रवित कर देता है, बनाएगा फिर स्रवित कर देगा, बाहर निकाल देगा। श्रम मतलब निकालना, क्या देखिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे है पिनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहते हैं। अंधेरे की आंख है तो तीसरी आंख ही होगी भाई, अंधेरे में देखने वाला हार्मोन्स है तो। मस्तिष्क की रेत भी हम कहते हैं पिनियल ग्रंथि को, ठीक है। मतलब हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती है पिनियल ग्रंथि। ये बात सत्य है क्या? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से पूछ रहा है तो सुनिए, पिनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहेंगे, ये बात सत्य है। मस्तिष्क का रेत भी कहते हैं, ये भी सही है। और ये है जैविक घड़ी, यहाँ पे जैविक होना चाहिए था, जैविक घड़ी शरीर के ऊर्जा को नियंत्रित करती है, तो जैविक घड़ी भी हमारा लिए पिनियल ग्रंथि से ही संबंधित है। अब नींद संबंधी विकारों का इलाज के लिए हम जो है मेलाटोनिन हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए नींद संबंधी विकार को या उसके इलाजों के लिए मेलाटोनिन हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। सोने जागने का चक्र का नियंत्रण करता है उसी किस हार्मोन से? मेलाटोनिन हार्मोन से, जो कि पिनियल ग्रंथि से संबंधित है। अब देखिए बृहद अवस्था की बात करेंगे। वृद्धा अवस्था बोलते हैं, वृद्धा वृद्धा लिखा हुआ है। अवस्था में जो है तंतुमय उत्तक का रूप ले लेती है, मतलब उत्तक के रूप में यह काम करती है। तंतुमय, याद रखिएगा तंतुमय है। बच्चों में यह ग्रंथि नष्ट हो जाती है, 7 से 8 वर्ष के बच्चों में ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। राति, राति में रक्त में, राति क्या है भाई? राति मतलब रात्रि में रक्त में मेलाटोनिन का स्तर जो है नींद पैदा करती है। यही मेलाटोनिन जो है हमको रात आते ही नींद आने लगती है, पता चल जाता है, ठीक है। और सुबह प्रकाश जो है आंखों पे प्रवेश करता है तो रक्त जो है, रक्त में मेलाटोनिन कम हो जाता है, इससे दिन में मेलाटोनिन कम हो जाता है और नींद खुल जाती है। समझ गए? इसी का खेल है भाई। आप अगर इतना नींद ले रहे हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, अगर आपका नींद खुल जा रहा है तो मेलाटोनिन कम है, बस इतना ही ध्यान रखना। अब भूलिएगा मत कि पिनियल ग्रंथि से निकलता है, ये स्रव करता है यही, इससे बहुत सारा कारण समझ में आ गया। अब पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, इसके बारे में सुनिए। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि मतलब मास्टर ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि है तो याद रखिएगा इसे हम हाइपोफिसिस बोलते हैं भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को एक और नाम से जानते हैं जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, तो सुन लीजिए, उसे हम हाइपोफिसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। अब सुनिए, क्योंकि यह जो है कई हार्मोन्स का नियंत्रित करती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत हार्मोन्स का कंट्रोल करती है भाई। और पीयूष ग्रंथि में दो खंडों में जो है, 2 खंड में मिलकर बना है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। 2 भाग में बांटा गया है। पहला पार्श्व पिट्यूटरी जिसे महाभाग कहते हैं, अग्र जो कि अधिकांश भाग कहते हैं, जहां पे अग्र भाग होता है, ये 2 है, ठीक है, 2 भाग। अब सुनिए, पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, तो सही बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पिक्चर के अनुसार हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, और यहाँ जो है आंखों के नीचे मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है, ये भी समझ जाइए। आंखों के बीच मस्तिष्क के आधार पर ही स्थित होगा। अब पिट्यूटरी को 2 खंडों में या खंडों से मिलकर बना होता है, अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गए? अब तो दिक्कत नहीं है। और सुनिए, और क्लियर करते हैं, यह जो है मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि की बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो मास्टर ग्रंथि है। यह अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, और भी जो कितने ग्रंथि हैं उसे कंट्रोल करती है, समझ गए। और जिसका ये कंट्रोल खो जाता है वो विनाश की ओर चला जाता है, यही बड़ा खेल है, समझ गए। इसलिए देखते हैं, और भी कारण है लेकिन बोलूंगा नहीं, शब्द शब्द हो जाएंगे, आगे चलेंगे। यह जो है मटर के दाने के आकार का होता ही, हम पढ़ लिए, सबसे छोटा ग्रंथि है ये भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, कौन नहीं जानता, सब जानता है, भूलिएगा नहीं। अब और सुन लीजिए भाई, सिफनोइड, सिफनोइड हड्डी जो होती है, सिफनोइड है, यहाँ पे रिक्शनीड कर दिया है, सिफ मतलब सिफनीड कर दिया है, सिफनोइड करिए। अस्थि जो होता है, हड्डी जो होता है, हड्डी के जुड़े होते हैं, तो सिफनोइड के हड्डी से जुड़ा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और याद रखेंगे सेला, यहाँ पे क्या लिख दिया है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसे पीडीएफ के माध्यम से देख लेता हूँ। सेला टर्सिका, सेला टर्सिका है ये नामक जो होते हैं,
शिला तर्शिका नामक गर्त में स्थित होता है, मतलब गहराई में स्थित होता है, गर्त में स्थित होता है। चलिए अब चलते हैं पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्राव किए जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन्स जो होते हैं जिसे सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं, शॉर्ट में एसटीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? एसटीएच कहते हैं। क्लियर हो गए? तो वृद्धि हार्मोन्स, सेमेटोट्रॉफी हार्मोन्स जिसे एसटीएच कहते हैं, ये कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ाता है। तो कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ाता है। याद रखिएगा कमी से होने वाले रोग जिसमें इसकी कमी अगर हो गई तो बौनापन हो जाता है बच्चों में। सिन अब यहाँ पे वयस्क में क्या हो जाता है? वयस्क में सिमंडस हो जाते हैं, सिमंडस हो जाते हैं। याद रखिएगा। और अधिक होने से क्या होगा? कम होने से तो हम समझ गए बौनापन हो जाता है भाई, सिमंडस हो जाता है बड़े में। अब बच्चे में बौनापन हो जाता है। लेकिन अधिक अगर बढ़ गया तो वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन्स अगर अधिक बढ़ गया तो क्या होगा? तो महाकायिकता हो जाता है बच्चों में, और एक्रोमिगली जो ये बड़े में हो जाता है। अधिक हो गया तो एक्रोमिगली हो जाता है। याद रखेंगे। अब ये है क्या, बता सकते हैं? कमेंट कीजिए। देखिए कम हो जाता है अगर बड़ों में, बच्चों में तो हम समझ गए कि बौनापन हो जाता है, छोटा चेहरा, शरीर कद कम हो जाता है। लेकिन अगर वयस्क में बड़ा हो जाता है वृद्धि हार्मोन्स, अगर कम रहा तो वयस्क में जो होता है वो होता है उसमें कमजोर हो जाएगा हड्डी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, थकान हो जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगा, चिड़चिड़ापन रहता है, ये सब आपको महसूस होता है। अगर वृद्धि हार्मोन्स में अगर अधिक हो जाए वृद्धि हार्मोन्स तो बच्चों में क्या होता है? महाकायता होता है। ठीक है। महाकायता क्या है? तो बच्चों की लंबाई और शरीर का आकार जो बहुत ही ज्यादा असामान्य रूप से हो जाएगा, अलग थलग हो जाएंगे। ठीक है। कभी बहुत बड़ा दिखेगा, कभी कोई एकदम छोटा दिखेगा, ये हो जाता है। अगर अधिक हो जाता है तो बड़ा दिखेगा। ठीक है। कम हो जाता है ना, बोना दिखेगा, ऐसे बहुत बड़ा दिखेगा। और अगर ये वृद्धि हार्मोन्स बड़ों में हो जाए तो उसे हम एक्रोमिगली कहते हैं, जो कि बड़ों में लंबाई तो नहीं बढ़ती लेकिन हड्डी जुड़ जुड़ जाती है, जुड़ चुकी होती है। उनके शरीर का अंग चौड़ा हो जाता है, हाथ पैर और चेहरे बढ़ने लगते हैं। इस तरह का बीमारी है, मतलब इस तरह की बीमारी नहीं कहिए, ये प्राकृतिक है, ये हार्मोन्स बढ़ने के कारण हो जाता है ना। आप कभी कभी सोचे होंगे कि जब वृद्ध हार्मोन्स बढ़ता है तभी तो शरीर मोटा हो जाता है, किसी का नहीं होता, तो ये वृद्ध हार्मोन्स का खेल है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि इसलिए इन लोग जो है, कोई भी शरीर जो है स्ट्रक्चर कम हो या किसी का ज्यादा होता है तो कहता है ओ वृद्ध हार्मोन्स बढ़ गया जी, आपको लगता है कंट्रोल नहीं है। तो ये सब चीज जो है साइंटिफिक भी प्रूफ है, तो ये सब पे ध्यान न देंगे। फन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। प्रोलेक्टिन हार्मोन्स क्या है? ये दूध का निर्माण करती है, स्राव करती है, याद रखिएगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का मतलब होता है दूध का निर्माण करना, स्राव करना। अब हम चलेंगे थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स की बात करेंगे। इसमें है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करता है, जिसे हम TSH बोलते हैं, शॉर्ट में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स मतलब हो गया तो थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलेगा। समझ गए? अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? ये है, ये सही लिखा हुआ है कि नहीं देख लेते हैं। ल्यूटी हाँ, ल्यूटेन नाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटेन नाइजिंग हार्मोन्स जिसे बोलते हैं हम लोग, आप इसे ल्यूटेन कारी हार्मोन्स भी बोला जाता है। ये महिलाओं में होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं। महिलाओं में आपको अंडो उत्सर्जन को नियंत्रित करता है जिसे ओवुलेशन बोलते हैं, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्रव करने का काम करता है। तो याद रखिएगा यही सब का खेल है भाई, इसी हार्मोन्स का खेल है जो इंसान गलत काम कर देता है। इसको कंट्रोल कीजिए, आपका सब सही है। चलिए नोट की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत ही कम मात्रा में हार्मोन्स बनाती है, लेकिन इनके प्रभाव जो है बहुत व्यापक और दीर्घकालिक होते हैं। याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत ही कम मात्रा में हार्मोन्स बनाता है, लेकिन प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए कभी किसी चीज को छोटा मत समझिए। अगर छोटा है तो बड़ा कहते हैं ना, छोटा अगर प्रकार की कोई भी वस्तु है, अगर आपको दिख रहा है कि वो हानि नहीं करेगा, वही सबसे बड़ा घात करता है। एक सुई आपको घात कर सकता है, तो सोचिए, है ना। तो याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत ही कम मात्रा में हार्मोन्स बनाती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक अत्यधिक होता है। अब चलिए और भी आगे चलते हैं अंतःस्रावी का। तो थाइमस के बारे में सुन लीजिए। थाइमस क्या है कि यह एक ग्रंथि है जो मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है और उम्र बढ़ने
के साथ घट जाती है। क्लियर हो गया? थाइमस हृदय के आगे और उरस्ती के पीछे पाया जाता है। अगर मान लीजिए और भी सवाल आपसे पूछे कि महत्वपूर्ण पूछे तो हम थाइमस में जो पॉइंट छूटा हुआ है वो पॉइंट को देखिए। यह ग्रंथि जो है टी लिम्फोसाइट के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब थाइमस की ग्रंथि के लिए ये टी लिम्फोसाइट जो है उत्पादन करता है, याद रखना है। और थाइमस के बारे में जो मैंने बताया थोड़ा सा और बता देता हूँ कि हृदय के आगे रहता है और उरस्ती के पीछे रहता है, मतलब हड्डी का जो हमारा है ना उसके पीछे रहेगा थाइमस। और याद रखना है कि यह मुख्य रूप से क्या करता है कि बच्चे में होता है और बच्चा का जैसे उम्र बढ़ता है वो घटता जाता है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, हार्मोन्स की बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्मोन्स हार्मोन्स में हम दो पॉइंट में बांटेंगे। आगे तो थाइमोसिन और एक थाइमोपोटीन, ठीक है, थाइमोपोइटीन बोलिएगा, थाइमोपोइटीन। तो चलिए अब सुनिए, यहाँ पे है थाइमोसिन। यह जो है हार्मोन्स का एक समूह होता है जो कि रोग से लड़ने वाली टी कोशिका मतलब टी सेल के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो टी सेल के विकास को प्रोत्साहित करेगा, प्रोत्साहित करेगा मतलब आगे बढ़ाएगा, नहीं कि परिपक्व करेगा। याद रखिएगा, ये बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में समुचित होता है, मतलब रक्षा करने के रूप में। और विकास के लिए थाइमोसिन आवश्यक होता है, बच्चों के विकास के लिए थाइमोसिन जो है आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे अब चले आइए कि थाइमोपोइटिन ये जो होता है, यह हार्मोन जो है टी सेल का विकास तो करता ही है और परिपक्वता भी करता है, मतलब इसे मजबूत करता है, भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। तो यही है आपका भूमिका निभाता है। और यह जो है अन्य लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट आप पढ़े हैं कि गतिविधि और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, मतलब बीएल टीएल के रूप में नियंत्रित करेगा। ठीक है, क्लियर हो गए। आगे चलेंगे और समझेंगे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम 3F 4S ऐसे हम पढ़ते हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि को हम एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि गुर्दा गुर्दा मतलब किडनी के ऊपर आपको दिखेगा। तो इस ग्रंथियों को सुप्रा रीनल बोलते हैं, सुप्रा रीनल रीनल ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। क्या कौन जाना जाता है? तो हम बताएंगे एड्रिनल ग्रंथि जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये जो है गुर्दा के ऊपर होता है, मतलब किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसकी संख्या कितनी है? तो 2 है, ये हम देख रहे हैं, जो कि 2 परतों में विभाजित है। अधिवृक्क कॉर्टेक्स, जिसे हम परिसंचरम कहते हैं, चरम कहा जाता है, याद रखिएगा, परिचरम कह दीजिएगा। एक अधिवृक्क मेडुला मतलब एड्रिनल मेडुला, जो कि मज्जा जिसे हिंदी में कहते हैं, और बलकुट कहते हैं कॉर्टेक्स को, जिसे हम याद रखिए अधिवृक्क कॉर्टेक्स और मेडुला, ये 2 भाग में बटा हुआ है। अब इसके बारे में चलिए जान लेते हैं, मज्जा मेडुला के बारे में पढ़ लेते हैं और कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब कि बलकुट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए कॉर्टेक्स जो होता है से निकलने वाले हार्मोन से निम्नलिखित हैं, कौन है? याद रखिएगा। आगे तो निम्नलिखित कौन कौन है? तो आगे कोर्टिसोल है, देखिए कोर्टिसोल बोलते हैं या कभी कभी कोर्टिसोल भी बोल देता है, याद रखिए। ये जो है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक को नियंत्रित करता है और सूजन को कम करता है, अगर ये है तो। ठीक है, एक हार्मोन है एड्रोजेन। क्या है? एड्रोजेंस। ये होता है पुष्प नहीं, पुरुष और महिलाओं दोनों में विकास और प्रजनन में सहायक करता है, याद रखिए एड्रोजेंस। ठीक है, क्या है? एड्रोजेंस। ये है हमारा। और एक हमारा तीसरा जो है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन मतलब एडल्ट होते हैं, ऐसे याद रखिएगा, जो कि Na और K मतलब सोडियम और पोटेशियम, ऐसे याद रखिएगा। अस्तर जो है प्रतिबंधित करने मतलब करके क्या करता है? रक्तचाप का नियंत्रित करता है, मतलब रक्तचाप का कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर। ये हो गए। अब चलिए माजा। माजा मतलब याद करने के लिए मज्जा, मज्जा को मजा याद करिए। मज्जा मतलब होता है मेडुला। मेडुला के बारे में पढ़ेंगे तो मेडुला को निकालने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसका भी निम्नलिखित है। मेडुला से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हार्मोन्स आपका 2 रूप में बटा हुआ है। आगे तो एक है एपिनेफ्रिन, जिसे एड्रीनेलिन भी बोलते हैं या नालिन भी बोलते हैं। मेरा नाम याद रखिए एड्रीनालिन, ऐसे याद कर सकते हैं, एपिनेफ्रिन। चलिए अब यहाँ पे देखिए हृदय गति और ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना है। हृदय गति और ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाएगा। लड़ो और भागो प्रतिक्रिया इसी एड्रीनालिन से या एपिनेफ्रिन से ही होता है, जिसे लड़ो और भागो प्रतिक्रिया हम बोलते हैं। फाइट करो और फ्लाइट करो, भागो और उड़ जाओ, ऐसे भी बोल सकते हैं। जिम्मेदार है आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है और कम होने से मतलब कम होने वाले रोग से
कौन सा रोग हो जाता है? मान लीजिए एफिनेफ्रिन हार्मोन्स अगर कम हो गया, मतलब एड्रीनलिन अगर हार्मोन्स कम हो गया, तो वो एडिशन रोग हो जाता है। क्या होता है? एडिशन रोग हो जाता है। अगर अधिक हो गया तो उसमें दिक्कत है, अधिक हो गया तो कुशिंग रोग होता है। यही कहा जाता है कि अगर कुछ भी चीज, चाहे आप किसी को ज्यादा मानते हैं तो ज्यादा मानिएगा तो धोखा मिलेगा ही, बीमारी बढ़ेगा ही। अगर कम मानिएगा तो भी बीमारी। मध्यम मार्ग अपनाइए बुद्ध का, मध्यम मार्ग अपनाएंगे। कृष्ण भी कहते हैं, हर ग्रंथ कहता है कि मध्यम मार्ग अपनाएं, न ज्यादा प्रेम न ज्यादा, मतलब ज्यादा प्रेम ना करें न कम प्रेम करें, मध्यम मार्ग रखें। सोच विचार भी याद रखिएगा। अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ज्यादा एकदम हाइपर नहीं पढ़ना है, न ज्यादा लो पढ़ना, मध्यम पढ़िए, अपने आप रिजल्ट हो जाएगा। बस मन में प्रेम रखिए। चलिए, ये सब भाषण देते रहते हैं, कभी कभी सुनते रहिएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा बकवास करते रहते हैं सर, ठीक है। चलिए, नॉर एपीनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो बोल रहे हैं उसे नॉर एड्रीनेलिन बोल दीजिए, नालिन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये रक्तचाप को बढ़ाता है, बस इतना ही रोल है इसका, रक्तचाप को बढ़ाएगा। क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे जनन पिंड की बात करेंगे, जिसे हम गोंड बोलते हैं, गोनाड बोलते हैं, इसे गोनाड बोला जाता है। तो हम यहाँ पे इसे बढ़िया से क्लियर आपको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ओवरीज का याद करिएगा। चलिए, अब देखिए आगे हम लोग जनन पिंड की बात करेंगे, ठीक है। गोनाड मादाओं में, मादा में होता है मतलब महिला में होता है, मादाओं में अंडाशय से बना होता है, और पुरुषों में वृषण से बना होता है। मतलब गोनाड मादाओं में अंडा से बनता है और पुरुष में वृषण से बनता है। इनमें से प्रत्येक अंग यौन विकास और प्रजनन को प्रभावित करने के लिए हार्मोन्स जारी करता है। मतलब यौन विकास करता है और प्रजनन को प्रभावित भी करता है, यही हार्मोन्स जारी करता है। अब अंडाशय की बात करेंगे और मतलब ओवरीज की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अंडाशय की बात करते हैं, ओवरीज की बात करते हैं। यह संख्या में क्या होता है? 2 होता है। और श्रेणी गुहा में अगर देखा जाए तो गर्भाशय के साथ दोनों तरफ होता है ये ओवरीज, याद रखिएगा। गुहा नाली जो देख रहे हैं आप, है ना, और गर्भाशय के पास होता है ये। और याद रखेंगे कि ये महिला सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, इसमें महिला सेक्स हार्मोन्स जो स्राव होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो 2 ही तो होते हैं। एक होते हैं एस्ट्रोजन बोल दीजिए, या एस्ट्रोजन बोल सकते हैं, ठीक है। और एक हार्मोन्स जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन, रोन अलग कर दीजिए, है ना, याद हुआ कि नहीं? तो महिला सेक्स हार्मोन्स में क्या स्राव होते हैं, कौन सा हार्मोन स्राव होते हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं हम हार्मोन्स की, फिर से हार्मोन्स की बात करेंगे। हार्मोन्स में हम चलेंगे पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे। तो पीयूष ग्रंथि जो है महिलाओं में मासिक धर्म, याद रखिएगा। मतलब पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हम पढ़े हैं, वो महिलाओं में मासिक धर्म और प्रजनन स्वास्थ्य को जो है विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? विनियमित करने के लिए, उसका नियमित रूप से आपको करेगा, उसके लिए महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वास्थ्य रखने के लिए ये होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि ये महिलाओं के मासिक धर्म होते हैं जो मंथ आते हैं, और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य की विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार के, मतलब इस प्रकार के जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो स्राव होते हैं, उसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक महिला के माहवारी चक्र, माहवारी चक्र मतलब जो मंथ आते हैं, मासिक धर्म आते हैं, को विनियमित करने में मदद करता है। यही 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि महिलाओं के मासिक धर्म में विनियमित रूप से मदद करते हैं और गर्भ अवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, महिलाओं के जीवन का एक आधार है। ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पदार्थ खाने से पहले खुद पे ध्यान देना चाहिए, और महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा खुद पे शारीरिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ये जरूर करें, क्योंकि देवी सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, देवी सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं हो सकता, ठीक है। ये अवश्य ध्यान रखेंगे ये सब। आगे चलिए, गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, स्पेशल एक हार्मोन्स जो हम पढ़ रहे थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वही प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है वो अधिवृद्धक ग्रंथियों, मतलब अधिवृक्क ग्रंथि,
द्वारा ही स्रावित होती है, मतलब कि एड्रिनल जो होते हैं उसके द्वारा ही स्राव होते हैं। ठीक है, यही दिया हुआ है ना। हाँ, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा ही स्राव होते हैं, याद रखिए, जो कि पढ़ लिए। और याद रखिएगा, ये अंडाशय की तुलना में बहुत कम होता है, कम मात्रा में होता है, याद रखिएगा, अंडाशय की तुलना में बहुत कम होता है। चलिए, स्राव होता है, बहुत कम होता है, लेकिन वो आपका एस्ट्रोजन जो है ज्यादा होगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा ही स्राव होते हैं, इसलिए इसमें अंडाशय के मुताबिक ये बहुत कम होता है, नहीं तो अपनी भूमिका वो निभा रहा है। ठीक है, चलिए वृषण की बात करते हैं। वृषण, टेस्टिस जिसे बोलते हैं, इसे जो है अंडकोश कहा जाता है। इसे हम, वृषण को अंडकोश कहा जाता है। पुरुष प्रजनन प्रणाली में 2 अंडाकार आकार के अंग होते हैं, आप पिक्चर देख सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। और याद रखने वाली ये बात है कि स्क्रोटम बोलिए या अंडकोश बोलिए, नामक त्वचा की एक थैली पाई जाती है, ये आप भी जानते हैं, ये पुरुषों में होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। और बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स में मतलब इसी का वृषण का हार्मोन, जैसे हम अंडाशय का हार्मोन्स पढ़े, उसी तरह वृषण का हार्मोन्स पढ़ेंगे, जिसका हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन, जो कि पुरुषों में होता है। महिला में आपको 2 हार्मोन्स पढ़े, और भी हार्मोन्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हार्मोन्स पढ़े वो इंपॉर्टेंट था, मासिक धर्म से भूमिका निभाता है, ठीक है। और पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन मुख्य रूप से पुरुषों के अंडाकोश में होते हैं, और कुछ हद तक महिलाओं में अंडाशय में होता है। मतलब ये टेस्टोस्टेरोन जो है महिलाओं में भी हो सकता है, याद रखिएगा, लेकिन पुरुषों में, जो महिला में है वो पुरुषों में अभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, जो अभी हार्मोन्स की बात कर रहा हूं। तो हमारे पुरुषों में या पुरुष प्रजाति में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और ये महिलाओं में भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसका उत्पादन जो होते हैं ये हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसका नियंत्रण जो भी होगा वृषण का, यह हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। जो वृषण को टेस्टोस्टेरोन या रोन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए संकेत देने वाले हार्मोन से जारी करता है। याद रखिएगा, ये वृषण को जो है जारी करने में मदद करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए संकेत देता है, और ये हार्मोन से जारी करता है। अब इसी में देखेंगे तो ये अधिवृक्क ग्रंथि दोनों, मतलब अधिवृक्क ग्रंथि जो है, एड्रिनल जो ग्लैंड है, दोनों लिंगों में थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती है, दोनों, ठीक है। आप देखे होंगे अधिवृक्क को, किडनी के ऊपर। चलिए, अब बात करते हैं हार्मोन संबंधी रोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमेह रोग हो जाता है, हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है, या महाकायिकता हो जाता है, ठीक है। ये सब जो है हार्मोन्स संबंधी रोग हैं। चलिए, इसमें भी क्लियर कर ही देता हूं। मधुमेह जो होता है, ये मधुमेह तब होता है जब अग्नाशय, मतलब अमाशय के पीछे स्थित होता है अग्नाशय, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन्स का पर्याप्त उत्पादन, ठीक है, पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है, या शरीर इंसुलिन को ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है, तब मधुमेह रोग हो जाता है। क्लियर हो गए? इंसुलिन रक्त से शर्करा को कोशिका में ले जाने में मदद करता है, मतलब शरीर में ले जाने में मदद करता है। याद रखिएगा, इंसुलिन जो है रक्त से शर्करा में ले जाता है, ग्लूकोज जिसे बोलते हैं। आप देख सकते हैं शर्करा है, इंसुलिन जा रहा है कोशिका सेल में, तो यही तो दिक्कत है। ग्लूकोज अगर जाएगा अभी तो चीनी के बीमारी वाला बात हो जाता है। चलिए, अब एक है हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपर ग्लाइ या ग्लोसेमिया भी बोल सकते हैं, हाइपर ग्लोसेमिया भी बोला जाता है कहीं कहीं। उच्च रक्त शर्करा, मतलब उच्च रक्त शर्करा, हाइपरग्लाइसेमिया मधुमेह वाले लोगों को प्रभावित करता है, मतलब जिनको चीनी का बीमारी और बीमारी बढ़ा देगा। हाइपर या हाइपोग्लाइसेमिया जो है, हाइपोग्लाइसेमिया एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां रक्त शर्करा मतलब ग्लूकोज का स्तर समान से नीचे चला जाता है, मतलब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये भी हानिकारक होता है। उसी को हम हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं। एक और है आपका महाकायता। महाकायता क्या है भाई, इसके बारे में बता दीजिए। तो एक्रोमेगाली एक जो है हार्मोनल विकार है, जो कि तब विकसित होता है जब पीयूष ग्रंथि वयस्कता मतलब अडल्ट
के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन करती है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा जब हार्मोन्स का जो स्राव होने लगेगा या वृद्धि होने लगेगा, तब ये महाकायिकता जो है हो जाती है। मतलब हड्डी-उड्डी कमज़ोर हो जाता है। जब किसी में वृद्धि हार्मोन्स बहुत अधिक हो जाता है, तो हड्डियों का आकार बढ़ जाता है और हड्डी का आकार बढ़ जाता है। इसी को महाकायिकता कहा गया है। ठीक है, ये सब हार्मोन्स से संबंधित है रोग है। चलिए आगे चलेंगे। नलिन गाडवी शिक्षा मंत्र सफलता का सूत्र है, लगातार पढ़ें, सफल बनें। ये नलिन गाडवी का कंटेंट है और नलिन गाडवी कंटेंट व्यर्थ नहीं देता। बस ये एक पीडीएफ भी किन्हीं के स्टूडेंट के माध्यम से भेजा हुआ है, मैं उन्हीं का पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि इनका कंटेंट बहुत अच्छा लगा मुझे और अच्छी बात है कि इस तरह के कंटेंट हमको भेजते रहते हैं। लेकिन जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे हृदय को अच्छा नहीं लगता, तब तक मैं नहीं पढ़ाता। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए और भी हैं बचा हुआ, वो हाइपोसेमिया, महाकक्ता, बौनापन ये सब पढ़ेंगे आगे। उससे पहले ये डोपामाइन हम छोड़ दिए थे। देखिए डोपामाइन और एंडोर्फिन की बात करेंगे तो खुशी, उपलब्धि जो होता है, उसकी भावना, विशिष्ट व्यवहार को दोहराने की प्रवृत्ति को हम डोपामाइन के माध्यम से समझते हैं, याद रखिएगा। और तनाव और दर्द से छुटकारा या मादक पदार्थों के जो समान है, जो उल्लास हम आनंद लेते हैं, उसकी भावना को जगाता है एंडोडर्फिन। याद रखिए यही है। ठीक है, भावना को जगाता है, ये काम करता है, ये हार्मोन्स ही हैं। आगे चलेंगे। जैसे ऑक्सीटॉसिन सुने होंगे, ऑक्सीटॉसिन जो है वो भी विश्वास, रोमांटिक लगाव या मातृ शिशु संबंध, ये सब ऑक्सीटॉसिन हार्मोन रिलीज करता है ना। चलिए उसी तरह डोपामाइन है, फिर एंडोफर्मिन है। एंडोफर्मिन जो है आपको खुशी उशी की बात होगी या विशिष्ट व्यवहार की बात होगी, उपलब्धि की भावना की बात होगी, दोहराने की प्रवृत्ति होगी, ये डोपामाइन काम करता है। एंडोफर्मिन की बात करते हैं तो तनाव है, दर्द है, उसका छुटकारा दिलाता है। या अगर बढ़ गया तो बढ़ जाएगा तनाव, कम गया तो कम गया। अगर मादक पदार्थ का समान अगर हैं, मादक पदार्थ का आनंद लेना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवहार बताता है। ठीक है? तो ये सब प्रेरित करता है कि भाई जाइए पीजिए-ऊजिए, खाइए-पीजिए, है ना? चलिए, अब बात करते हैं थायराइड और अप2 ग्रंथि की बात करते हैं। थायराइड और अप2 ग्रंथि जो है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्वर यंत्र को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ना? और एक थायराइड ग्रंथि जो कि ये जो तितली नुमा है, ये दिख रहा है और ये है श्वास नली, ठीक है? ये ध्यान रख लीजिएगा पिक्चर में। चलिए, तो थायराइड ग्रंथि एक छोटी तितली के आकार में एच आकार की ग्रंथि है, जो स्वर यंत्र मतलब वॉइस बॉक्स के नीचे गर्दन में स्थित होता है। ये वॉइस वोकल के नीचे स्थित है और ये हमारा एच आकार का भी दिख रहा है और तितली आकार का भी दिख रहा है। और भी जानकारी ले लें तो थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। थायराइड नियंत्रित करता है कि शरीर कितनी जल्दी ऊर्जा जलाता है और प्रोटीन बनाता है। सोचिए थायराइड नियंत्रित तो करता है, लेकिन शरीर कितनी जल्दी ऊर्जा जलाता है, मतलब ऊर्जा जलाता है और प्रोटीन बनाता है। ये सब जो है हमारा थायराइड से संबंधित है, अप2 ग्रंथि से संबंधित है, याद रखिएगा। और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने का काम थायराइड का ही है। और थायराइड नियंत्रित करेगा तभी तो शरीर में कितना जल्दी ऊर्जा आता है, कितना जल्दी घटेगा, ये सब काम करेगा। और प्रोटीन बनाने का काम भी है। और शरीर के अन्य हार्मोन्स के प्रति जो है संवेदनशील होना चाहिए। तो ये संवेदनशील की भी भावना दिखता है ना? मतलब संवेदनशील होता है। और थायराइड का संबंध अगर देखा जाए तो आयोडीन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। आयोडीन से अगर इसकी कमी हो गई तो इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स है अल्प स्रवन से मतलब कम मात्रा में निकलेगा तो वो घेंगा रोग हो जाता है। इसलिए इसमें भी कंट्रोल होना जरूरी है। देखिए इसमें है टी, ट्रायल आयोडोथायरोनिन बोलेंगे। तो आयोडोथायरोनिन जो होता है वो T3 के रूप में जानेंगे, ट्रायल है। और T4 को हम थायरोक्सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थायरोक्सिन बोलेंगे। और एक हार्मोन्स और है जिसे कैल्सीटोनिन बोलेंगे। ठीक है, कैल्सीटोनिन बोलेंगे। देखिए T3 का काम क्या है कि उपापचय, मेटाबॉलिज्म, है ना? शरीर का तापमान और हृदय गति को नियंत्रित करता है T3। T4 का काम क्या है? पाचन, हृदय, मांसपेशी के कार्य और मस्तिष्क के विकास और हड्डियों का रख रखाव मतलब स्वयं रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये काम है T4 का। ये हार्मोन है, याद रखिएगा, जिसे थायरोक्सिन बोलते हैं। और एक है कैल्सीटोनिन बोलते हैं। कैल्सीटोनिन जो है कि रक्त में कैल्शियम होगा, कैल्शियम तो कैल्शियम होगा और फास्फेट के स्तर पर नियंत्रित करता है। कैल्शियम और फास्फेट का नियंत्रित करता है, इसलिए कैल्सीटोनिन बोलते हैं। क्लियर हो गए? चलिए अब आगे चलेंगे पैरा
पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड की बात करेंगे, पैराथायराइड है ये, ठीक है। पैराथायराइड का क्या भूमिका है ये हम बात कर लेते हैं। तो पैराथायराइड जो है ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि की पिछली दीवार पर जो है पाई जाती है और संख्या इसके 4 होते हैं। क्या होते हैं? संख्या इसके 4 होते हैं। ये अवश्य ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि पैराथायराइड जो ग्रंथि है वो 4 रूप से हम जान गए। वो पैरा हार्मोन जैसे पीटीएच, जैसे एफएच, टीएसएच, इस तरह का हार्मोन्स है। उसी तरह पैराथार्मोन मतलब पीटीएच नामक एक हार्मोन्स का स्राव करती है जो रक्त में सीए मतलब कैल्शियम के स्तर के गिरने पर उसे बढ़ता है। मतलब जैसे ही गिरेगा कैल्शियम का स्तर ना तो बढ़ जाएगा। और याद रखिएगा सीए हमारे शरीर का मतलब कैल्शियम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसकी अपना नियंत्रण तंत्र मतलब पैराथायराइड ग्रंथियों में होता है, मतलब अपना नियंत्रण तंत्र होता है। कमी होने वाले रोग, अगर मान लीजिए ये पैराथायराइड ग्रंथि में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो टिटेनी हो जाता है। टिटेनी, हाथ में टिटेनी उटेनी होता है ना जी, हाइपोकैल्सीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अगर अधिकता हो गया, अधिकता होने वाला रोग अगर पूछे तो अधिकता में हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, हाइपो ना होकर हाइपर हो जाएगा अधिक बढ़ा तो, और उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी कहेंगे। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं थाइमस की। थाइमस तो हम पढ़े हैं लेकिन फिर से हम पढ़ लेते हैं थाइमस के बारे में। थाइमस के बारे में मैंने बताया था टी लिम्फोसाइट, तो थाइमस के बारे में सुन लीजिए। थाइमस क्या है कि यह एक ग्रंथि है जो मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है और उम्र बढ़ने के साथ घट जाती है। क्लियर हो गया। थाइमस हृदय के आगे और उदस्ती के पीछे पाया जाता है। अगर मान लीजिए और भी सवाल आपसे पूछे कि महत्वपूर्ण पूछे तो हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए रासायनिक संवेद संदेश वाहक के रूप में काम करता है जो विभिन्न कार्यों पर नियंत्रण करता है, समन्वित करता है। बात क्लियर। देखिए जो अंत में बचा हुआ था जैसे हाइपर ग्लोसीमिया जो बचा हुआ था, जो कि मैंने पढ़ा है इसके बारे में और इसके बारे में। बौनापन की बात करें तो बौनापन क्यों होता है? तो बौनापन है जो कि कंकाल के विकास के समय वृद्धि हार्मोन्स जो होता है उसका कम स्राव होगा। ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं कम स्राव होंगे तो बौनापन हो जाता है। जिसे महाकायकता जो है महाकायकता में होता है, ये बच्चों में होता है, वो अडल्ट में होगा, आपको याद रखिएगा। चलिए तो दोनों में होता है। अगर मान लीजिए एडिशन रोग की बात करेंगे, एडिशन रोग की बात करेंगे तो एडिशन रोग जो होता है अधिवृक्क अपर्याप्त होता है। मतलब अधिवृक्क मतलब एड्रिनल जो ग्लैंड है वो अपर्याप्त है, ठीक है। और अधिवृक्क ग्रंथि जो होते हैं पर्याप्त जो होते हैं हार्मोन्स जिसे एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं, याद रखिएगा, का उत्पादन नहीं करती है। याद रखिएगा उत्पादन नहीं कर पाएगा, अपर्याप्त है, उत्पादन नहीं कर पाएगा। ये ग्रंथि जो है कोर्टिसोल या एल्डोस्टेरॉन का बहुत कम उत्पादन करती है। यही बात है। अब चलिए अब पढ़ते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? ये शरीर लंबे समय तक बहुत अधिक मात्रा में कोर्टिसोल हार्मोन्स बनाता है। यह अन्य लिम्फोसाइट की जो गतिक्रिया को भी प्रभावित करता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ग्रेव्स रोग जो होते हैं यह जो है ऑटो इम्यून, ठीक है, इम्यून स्थित है प्रतिरक्षा प्रणाली। ये ग्रेव्स रोग एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, विकार है, जिसमें परिणाम स्वरूप थायराइड हार्मोन्स का अधिक उत्पादन हो जाता है। याद रखिएगा परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन हो जाता है, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म है, याद रखेंगे, यह अति सक्रिय थायराइड उत्पादन नहीं करता है, जल्दी से नहीं करता है। जब यह और पर्याप्त हार्मोन्स का अधिक जो है उपयोग कर लेता है, ठीक है, या उत्पादन नहीं कर पाता है, अपर्याप्त कहिए संदर्भित नहीं कर पाता है, याद रखिएगा। तो हार्मोन्स का अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है, इसलिए रक्तचाप और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे आपका आ गया, क्या आ गया? प्रोलेक्टिनोमा। यह जो है पीयूष ग्रंथि का एक गैर कैंसर युक्त ट्यूमर है। यह ट्यूमर पिट्यूटरी के प्रोलेक्टिन मतलब प्रोलेक्टिन नामक हार्मोन्स के अधिक उत्पादन के कारण बनता है और कुछ सेक्स हार्मोन्स के स्तर को कम मतलब सेक्स स्तर के हार्मोन्स को कम कर देता है। यही है प्रोलेक्टिनोमा, याद रखिएगा। इसके लिए आपको मेडिटेशन और योगा जरूरी होता है जिससे बच्चों को प्रभावित कम होता है, मतलब बड़े एडल्ट को। चलिए ये सब तो छोड़िए, आगे चलते हैं। ये स्रोत नवीन अकाडमी का है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम
और फेसबुक पे कर सकते हैं। नैनी अकेडमी में भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से ज़्यादा नहीं जुड़ा है, इसलिए उस पे नहीं आ पाते हैं। और फॉलो कीजिए, ग्रुप करिए, और एक नंबर शेयर करूँगा जल्द ही, जो कि आप पर्सनली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द करूँगा, उसके लिए मैंने इंतज़ाम कर दिया है, एक टीम बैठा दी है, जल्द करूँगा। क्योंकि ऑफ़लाइन के लिए मैंने वही नंबर रखा है, तो ऑनलाइन के लिए भी वही नंबर अब करूँगा। अगर पर्सनली आपको किसी भी तरह का तनाव, मानसिक तनाव या किसी भी तरह का डिप्रेशन हो, उसको भी आपको शेयर कर सकते हैं, और पर्सनल रहेगा आपका। अब बातें दूर नहीं जा सकती है, क्योंकि आज की दुनिया में, कलयुग में डिप्रेशन सबसे बड़ा शिकार है, इसलिए ग्रोथ होना सबसे दिक्कत हो गया है। ग्रोथ करना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना है। किस चीज़ को अपनाएँ, किस पथ को अपनाएँ, ये आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप जुड़ सकते हैं नलिनी अकेडमी से। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।